बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सारा कबीर। बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, आप जानते हैं, जिनके हो चुके हैं, किसी के होने वाले हैं। अलग अलग किस्म के ऑफ कोर्स पेपर्स हो रहे होते हैं, किसी के ओ लेवल्स के भी होने वाले हैं मे ऑनवर्ड्स। सिंध बोर्ड के पेपर्स हो चुके हैं। कई दफ़ा भी आपने न्यूज़ में देखा भी है, बहुत सारी ख़बरें भी सुनने को आती हैं। आखिर आज जो हम अपना टॉपिक कर रहे हैं वो इस हवाले से कर रहे हैं कि जो बच्चे जब पेपर देने जाते हैं तो उनकी तैयारी क्यों नहीं होती, वो अपने आप से कॉन्फिडेंट क्यों नहीं होते, और अगर तैयारी की बात करते तो तैयारी उल्टे काम के लिए क्यों होती है। यानी कि वो चिट्स जो होते हैं उसको पता नहीं क्या कहते हैं, फर्रे कहते हैं। वो फर्रे बनाते हैं और फर्रे बना के वो बेसिकली इधर उधर सॉक्स वॉक्स के पास रखते हैं ताकि एग्ज़ाम के दौरान आराम से चीटिंग की जाए। फिर वो आजकल तो ऑफ कोर्स दौर जदीद मॉडर्नाइजेशन का दौर है, तो इसमें क्या हो रहा है, लोग क्या करें, अपने मोबाइल फ़ोन्स लेकर जाते हैं, स्मार्टफोन से बाकायदा चीटिंग होती है। अब ये मुझे आई रिमेंबर अपने ज़माने में कि हमें होता था कि अगर पकड़े गए एग्ज़ाम में चीटिंग करते हुए, फिर तो यानी कि आप ख़त्म ना, आप शर्म से मर जाएं, आपको फिर ज़िंदा रहने का कोई हक़ ही ना हो, यानी ऐसा खौफ होता है आपको। तो ये आजकल बच्चे इतने निडर हो गए। अच्छा, वो निडर भी गलत काम पे हो गए। वो बाकायदा इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम फॉर द टेस्ट, वो उल्टा चीटिंग की तैयारी कर रहे होते हैं और वो बोलते हैं सही, उनका हक़ है, उनका राइट है, वो चीटिंग कर सकते हैं। और कंपल्सरी मैंडेटरी अपना पूरा प्रॉपर चीटिंग करना मस्ट हो गया, वरना तो उनको ऐसा लगता है खाना हज़म नहीं हुआ। आज हम इसी वाले से बात करेंगे। मैं एक जगह पढ़ रही थी और बहुत ज़बरदस्त एक सेइंग थी, और वो सेइंग दी थी कि बच्चे अगर एक महीना रह गया हो एग्ज़ाम में या कोई फाइनल ग्रैंड टेस्ट में, तो बोलते हैं अभी पढ़ूँगा। जब दिन गुजरते जाते तो बोलते अच्छा एग्ज़ाम के एक हफ़्ता पहले तो डेफिनेट पढ़ूँगा। एक हफ़्ता रह जाता है, फिर अच्छा मैं अभी पढ़ूँगा। एक दिन गुजरा, 2 दिन, आखिरी 3 दिन में तो प्रॉमिस बहुत ज़्यादा पढ़ूँगा, दिन रात एक कर दूँगा। 3 दिन भी गुजर जाते हैं, 2 दिन गुजर जाते हैं, फिर वापस से और दिन एग्ज़ाम के एक दिन पहले तो बस छोड़ूंगा नहीं किताब को। जब आखिरी दिन आ जाता है तो फिर बोला जाता है काश थोड़ा सा पढ़ लिया होता, क्योंकि सारा टाइम तो निकल जाता है और फिर आप चीटिंग के ऊपर मेहनत कर रहे होते हैं। माँ बाप इतनी कोशिश करते हैं अपने बच्चों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट दें, इतने पैसे खर्च करते हैं पढ़ाई में, उनको एक उनके लिए ख्वाब देखते हैं। ये देखा जाता है कि हमारे बच्चे जो है वो बड़े होकर हमारा नाम रोशन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि बच्चों को वो बच्चे के अंदर हिस्स मर जाती है, उनको लगता है कि नहीं चीटिंग करना इज़ ओके। क्या हमारी तरबियत में कोई कमी रह जाती है? बातें बहुत सारी करनी है आज इसी हवाले से कि आखिर ये चीटिंग का जो कल्चर है वो एंड क्यों नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जामिनेशन बॉडीज़ है जहाँ पे चीटिंग कर ही नहीं सकते आप। तो हमारी सिंध बोर्ड ऑफ एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ, वो ऐसा क्यों कुछ नहीं करती जिससे हमारी ये जो चीटिंग का सिलसिला है वो एक वक्त से फुल एंड फाइनल होकर ख़त्म हो जाए? क्यों नहीं होता ऐसे? कभी सोचा है आपने? इसी तरीके से बहुत सारे वो बच्चे जो पढ़ लिख कर एक्चुअली मेरिट पे नंबर्स लेकर आ रहे होते हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होती। क्या ये बच्चे जो चीटिंग करते हैं उनका हक़ नहीं मारते? बातें बहुत सारी करनी है, लेकिन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। जल्दी से जाते हैं, जल्दी से आते। ग्रैब योरसेल्फ अ कप ऑफ टी और कॉफ़ी, हमारे साथ बैठेगा, मिल के बहुत सारी बातें करनी है। कॉल ज़रूर करिएगा, कोई सवाल है, कुछ कहना है तो ज़रूर कहिएगा। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हम हर बात पे, हर टॉपिक में एक बात को बहुत ज़ोर देते हैं कि हमारे यहाँ, हमारे माशरे में तालीम की, तरबियत की कमी है। ये बात हम कहते हैं, आई एम श्योर आप लोग अग्री करते हैं इस बात से। हम ये भी कहते हैं कि इस मुल्क में एजुकेशन की कमी है और एजुकेशन हर किसी को करना चाहिए। हमारे दीन में कहा है कि इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है। फिर ऐसा क्यों है? पाकिस्तान में हमारे GDP का 2% से भी कम खर्च होता है एजुकेशन के ऊपर। B, एजुकेशन को वो तरजीह नहीं दी जाती। और C, सिर्फ आगे बढ़ने के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं। अब वो कौन सा आगे बढ़ना है? वक्त काटना, टाइम पास करना? क्योंकि अगर असल में अगर इन स्पिरिट एजुकेशन की बात करें तो चीटिंग करके तो आपको एजुकेशन मिल ही नहीं सकती है। ये आप किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को दे रहे हैं।
बातें तो बहुत सारी करनी है, आई एम श्योर आप लोगों के पास भी ऐसे बहुत सारी बातें होंगी जो शेयर करने वाली होंगी। मैंने भी पढ़ाई की है तो मैं अपने भी एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। मिलवाती हूँ आपको हमारे आज के मेहमानों से। वी गॉट 2 गेस्ट राइट नाउ ऑन आवर सेट, लेट्स वेलकम। सबसे पहले हमारे पास एजुकेशनर्स मौजूद हैं, पहले भी आ चुके हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, फादर भी हैं, ही इज़ ऑल्सो प्रिंसिपल ऑफ अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव अली वेवारिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सही बोला मैंने आपका नाम पूरा? मोहम्मद अली वेवारिया। वेवारिया, आई वाज जस्ट कंफ्यूज्ड ऑन दैट कि मैंने प्रोनाउंस सही किया कि नहीं, क्योंकि नाम सही प्रोनाउंस करना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल। अच्छा जी, साथ ही हमारे डॉन न्यूज़ की फैमिली का एक हिस्सा, जो कि आप बहुत दफ़ा उनकी बातें आर्टिकल्स पढ़ते भी हैं और उनको हम टीवी पे भी देखते हैं। बहुत इन डेप्थ स्टडी होती है इनकी रिसर्च। लेट्स वेलकम वी हैव रिपोर्टर फ्रॉम डॉन न्यूज़ सैयद वसीम। अस्सलाम वालेकुम वसीम, कैसे हैं आप? ज़बरदस्त। वसीम, आप तो आजकल इसी मुहिम पे लगे हुए हैं कि पर्दाफाश कर दूं मैं चीटिंग के हवाले से। बिल्कुल ऐसी सूरत हाल। पर्दाफाश किया आपने? कई मरतबा अब तक जो एग्जाम शुरू हुए हैं तो कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई? दिक्कत भी होती है, लेकिन हर चीज़ को जो है ना फेस करना होता है। फेस करने के लिए बैठे हुए हैं। तो क्या है आजकल की चीटिंग का सिनेरियो, ज़रा समझाएंगे? देखिए, चीटिंग का सिनेरियो ये है कि इसको अगर किसी इदारे के ऊपर मुसल्लत कर दिया है कि किसी एक इदारे की गलती है, चीटिंग हो रही है, तो वो एक तरफ तो सही है कि इदारे का काम बनता है, मैट्रिक बोर्ड ऑफिसर तो उसका काम बनता है, मैट्रिक एग्जाम्स हो रहे हैं तो उसमें वो चीटिंग को रोकने के लिए अपने इन्विजिलेटर्स को, जो सेंटर सुपरिटेंडेंट्स हैं, उनको जो है पाबंद बनाए हर तरफ से। लेकिन गलती जो है वो हर तरफ से है। पेरेंट्स को हमने अभी तक जो विजिट्स किए हैं एग्जाम सेंटर्स के, वहाँ पे हमने देखा है कि जो पेरेंट्स हैं और जो दीगर जो और गार्जियंस आते हैं जो स्टूडेंट के, वो उसमें उनकी कोशिश ये होती है कई जगहों पे हमारा बच्चा बेहतर से बेहतरीन तरीके से चीटिंग करे। बाहर एजेंट्स को जो है वो पैसे दिए जा रहे होते हैं बाकायदा कि किसी तरीके से एग्जाम सेंटर के अंदर जाके वो कुछ जो है वो जो कॉपी का मटेरियल है वो प्रोवाइड कर दे उस बच्चे को जाके। जब ऐसा होगा तो फिर देखने की बात है कि कैसे इसको जो है वो चेंज। अच्छा वैसे मैं एक सवाल पूछूं आपसे? जी। सच बताएंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे? नहीं। आपने कभी चीटिंग की है? नहीं, देखिए चीटिंग की है, चीटिंग को मैं पढ़ाई की चीटिंग की बात हाँ, लेकिन जो आजकल का जो तरीकेकार है उस हिसाब से नहीं की कि कॉपी कल्चर जिस तरीके से हम खुद देख रहे हैं एग्जाम सेंटर पे रेड कर रहे हैं, हम जो साथ जा रहे हैं, जो सरप्राइज विजिट कर रहे हैं, वहाँ पे पूरी बाकायदा बुक्स मौजूद हैं स्टूडेंट के पास, खुले आम ना, बिल्कुल बगैर खौफ के। अच्छा, आपने कैसे चीटिंग की होगी ये बताएं? साथ स्टूडेंट का किसी से कुछ पूछ लिया, वेरीफाई कर लिया, ऐसे इधर से दूसरे के कंधे के पीछे से देखा, ऐसे वेरीफाई कर लिया अपने किसी दोस्त से, उससे पूछ ली चीज। हाँ, लेकिन चलो उसमें थोड़ी सी शर्म होती है कि ज्यादा से ज्यादा आपको एक सवाल का जवाब मिलता होगा, यस नो। नहीं झूठ नहीं है, सच्ची अच्छी बात है। मैंने भी 1-2 दफा ऐसे किया है, वैसे यूँ दूर से, वो भी क्लास टेस्ट में, मेजर टेस्ट में नहीं किया। वो तो अगर आप O लेवल्स के अगर आप किसी सेंटर में चले जाएं, अगर आपने कर दिया तो सोचे पे तो आप खत्म ना, आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो वो जो खौफ है उस पर तो देयर इज नो चांस, नहीं आता तो छोड़ दें आप। लेकिन हाँ, क्लास के टेस्ट में मैंने भी कभी कभार किया है। लेकिन पता है वैसे मैंने एक चीज़ एहसास हुआ है, मैं यहाँ हमारे एजुकेशनर्स बैठे हैं उनसे एक मजाकिया सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी। आपको ऐसा लगता है जब आप कोई चीज़ आपको नहीं आती एग्ज़ाम के दौरान और अगर आपने वो चीटिंग के ज़रिए मालूम कर लिया तो वो आपकी ज़िंदगी भर दिमाग में रहता है? वो रहता भी है दिमाग में, और उसकी सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि वो जैसे कहते हैं ना कि जो आपके साथ एज अ पूरा वो घूम रहा होता है पूरी ज़िंदगी कि मैं चीटिंग करके पास हूँ, वो गिल्ट होती है। हाँ। वो जो गिल्ट है ना, वो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहती है। और वो एक स्टेप पे आ जाए तो वो ऑटोमेटिकली लिंक्स विद अदर स्टेप। अच्छा, आपको लगता है कि वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर? डेफिनेटली यस। और एक चीज़ में भी अगर आपने चीट कर लिया, मैंने सिर्फ छोटे से टेस्ट में किया था, प्रॉमिस, मैंने मेजर किसी चीज़ में नहीं चीट किया। आई एम वेरी डेडिकेटेड, ओके। लेकिन वैसे सर मुझे बताएं, आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने ज़िंदगी में बचपन से, अगर बच्चे जो हैं जो एक बहुत रेगुलरली कंसिस्टेंटली चीटिंग करते रहते हैं, फिर उनके पर्सनालिटी का एक ऐसा हिस्सा बन जाता है कि जब वो इवन रिलेशनशिप्स में जाते हैं तो फिर वो चीट करते हैं, कारोबार में जाते हैं तो उस वक्त चीट करते हैं, ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। मैं बल्कि यहीं से शुरू करूँगा कि चीट जो है ना, उसके माने है धोखाधही। बिल्कुल, धोखाधही। चीटिंग का मतलब है धोखा देना। हाँ। अब वो धोखा देना जो है वो कौन करता है, कैसे, इंसान की सरिश्त में है, ये इंसान की नेचर में है। अच्छी बुराई, दो अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों हैं, लेकिन जब सरिश्त में है इंसान की तो धोखा तो देगा वो। अब उसको धोखा देने का मौका मिलता है या नहीं मिलता, ये इंपॉर्टेंट है। अगर धोखा देने का मौका मिलता है तो वो यकीनन धोखा देगा, लेकिन अगर उसको मौका नहीं मिलता तो वो नहीं देगा।
जब इंसान की सरिश्त में अच्छा, इंसान की फितरत में अच्छाई ज़्यादा होगी, गालिब होगी, तो धोखा नहीं देगा, चाहे वो अपनी क्लासरूम में हो, अपने घर में हो या आगे प्रोफेशनल। आपकी जो बात से मुझे समझ रहा है कि इंसान के इतने सारे जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक तरफ जहाँ पे इंसान का अल्लाह ने दिल नरम रखा है, कंपैशनेट भी रखा है दूसरों के लिए, वहाँ एक ऐसी भी एट्रीब्यूट पे इंसान बहुत क्रूल भी हो जाता है, जालिम भी हो जाता है। तो हर इंसान के अंदर एट्रीब्यूट्स तो बहुत सारी होती है। कहते हैं ना, जिस चीज़ को आप ज़्यादा खिलाएंगे, फीड करेंगे, वो एट्रीब्यूट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाता है। आई होप आई एम क्लियर ऑन दैट। अब ये होता है कि चीटिंग का भी एक जो सिफत है, जो एट्रीब्यूट है, वो आप सबके अंदर, हम सबके अंदर मौजूद है। लेकिन अगर आपने उसको प्रैक्टिस कर करके उसको और बढ़ावा दे देकर अपने अंदर का खौफ मार देंगे, अपना कॉन्शियस मार देंगे, फिर आप बहुत बड़े चीटर बन जाएंगे। और चीटर्स के हवाले से मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारे मज़हब की अगर बात करें, क्योंकि कई लोग अपने मज़हब को, हमारे मज़हब को भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मोड़ रहे होते हैं। तो यहाँ मैं बहुत क्लियरली वाज़े तौर पे बताना चाहती हूँ, तो बहुत क्लियरली मेंशन है इन द कुरान कि जो चीट करता है वो हम में से नहीं है, जो धोखा देता है वो हम में से नहीं है। क्योंकि ये आप एक ऐसे चीज़ के बारे में आप एक इतना फॉल्सहुड दिखाते हैं जो कि सच्ची बात नहीं है, विच इज़ नॉट। आप जब चीटिंग करते हैं तो आप अपना एक्चुअल कैलिबर नहीं बता रहे होते हैं। आई होप आई पुट द पॉइंट क्लियर। हमारे पास एक कॉल भी आ गई, तो कॉल ले लेते हैं और फिर आगे ब्रेक की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात करिए? जी निगहत बात करिए, निगहत शुएब इस्लामाबाद से। कैसी है निगहत? बस अल्लाह का शुक्र। आपका टॉपिक देखा तो फौरन मैंने कहा आपसे कॉल करूं। एक तो आप प्यारी भी बहुत लग रही थी जी। सबसे पहले तो मैंने ये कहना था कि मैं अपनी आपकी एग्जांपल दूं। 1989 की बात है, मैंने एफएससी की थी। एफएससी की तो मेरे 773 मार्क्स आए। मुझे सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव नहीं आता था और मैंने वो छोड़ दिया, किसी से नहीं पूछा। ओके, गलत बात है। लेकिन मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन सिर्फ एक नंबर से रह गया। ओके, एक नंबर से उसके बाद मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि इधर से इतने फ्रॉड है कि 550 वाली लड़कियां आ रही हैं, 450 वाली लड़कियां आ रही हैं और तुम घर में बैठी रो रही हो। उसके बाद मैंने बहुत रोज होके बीएससी की, मास्टर शादी के बाद कर लिया। 2 बच्चे थे तो मैंने मास्टर्स कंप्यूटर साइंस में किया। उसके बाद अभी तक मैंने एक जॉब की, वो छोड़ी बेटी हुई, तो उसके बाद अभी तक मुझे कोई जॉब नहीं मिली। जॉब लेस हूँ तो फिर मैं कहती हूँ कि ऑनेस्ट रह के अगर फल मिल जाए तो चलो खुशी होती है। अच्छा एक मिनट, मुझे आपकी आवाज़ काफ़ी हद तक बहुत कम आ रही है और मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी, मुझे बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही, मैं बात ही नहीं कर पा। जी सॉरी, मैं दोबारा से बताती हूँ। मैंने अपने बच्चों को भी चीटिंग से रोका, कभी नहीं चीटिंग करनी है, ऑनेस्ट रह के काम करना है। 3 मेरे बच्चे हैं, तीनों ने शुक्र अल्लाह का बिल्कुल वैसे ही है। बेटी पोजीशन होल्डर है, छोटी बेटी पोजीशन होल्डर है। मुझे बताए निगहत, आपकी जिंदगी का गम क्या है कि आप एक नंबर से रह गई? हाँ, मेन यही है कि मुझे जॉब नहीं मिली, अच्छी जगह पे मैं पहुंच जाती। अच्छा मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं। मैं सवाल क्या, मैं इनफैक्ट आपको बताना चाहूंगी। एक इसी आप ही की बात पे मैं कमेंट करना चाहूंगी। आप थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। मुझे ब्रेक पे जाना है तो ब्रेक पे जाऊंगी, वापस आके आप ही की बात को आगे बढ़ाएंगे कि आपने कहा कि 1 मार्क से रहेगी और वो सेटिस्फैक्शन नहीं, शायद वो अगर हो जाता मेरा तो मुझे ज़िंदगी में जॉब मिल जाती और मैं सेटिस्फाई हो जाती। आपके माशाल्लाह 3 बच्चे भी हैं, तो इस पर मैं ज़रूर कमेंट करना चाहती हूँ। हमें बहुत सारे लोग जो भी मुझे देख रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए तो कहीं ना जाएगा। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और जल्दी से वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगैन। हम बात करें आज चीटिंग के हवाले से, और चीटिंग के हवाले से अभी एक खातून ने हमें कॉल किया। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल चीटिंग नहीं करती, मेरे 3 बच्चे, मैंने उनको भी बिल्कुल भी चीटिंग करना नहीं बोला, इनको ज़िंदगी में कभी चीटिंग ना करो। लेकिन मैं अपने फाइनल एग्जाम में 1 नंबर से रह गई, और 1 नंबर से चूँकि रह गई, और बहुत सारे लोग ऑफ कोर्स उनको मिल भी गए थे नंबर, वो मुझसे बेहतर नहीं थे पढ़ाई में, लेकिन वो आगे निकल गए, उनको मिल गया। तो मेरी ज़िंदगी में अभी मैं राइट नाउ, इन्होंने मास्टर्स भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अभी तक उनको नौकरी नहीं मिली। एंड शी फील्स कि उनके ज़िंदगी में कोई खला है, वो सेटिस्फैक्शन नहीं है। आई थिंक अगर मैं सिर्फ एक छोटी सी बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, वो ये कि ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक होगा, लेकिन मुझे लगता है हमारा जो सेटिस्फैक्शन का लेवल है या खुशी का लेवल है ना, वो यहाँ से मिलता है, इधर से, दिमाग से। और अगर हम सिर्फ एक दफ़ा ये सोच लें, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि आपने क्या खो लिया या आपके पास कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल गई, अगर आप उसकी तस्वीर का दूसरा रुख देखें, जो आपको लग रहा है कि शायद अगर मैंने ये कर लिया होता तो ये हो जाता, तो उस शायद की एक तो कोई लिमिट नहीं है,
ज़िंदगी में हर चीज़ की बहुत सारी इफ्स एंड बट्स हो सकते हैं। दूसरा ये कि आप ये देखें कि अल्लाह मैंने आपको क्या कुछ दिया है। गॉड फॉरबिड, फॉर एग्जांपल आपका हो जाता, अब इंसान सोचता है ना, इंसान को तो नहीं पता, आपका हो जाता, आपको मेडिकल उसमें यूनिवर्सिटी में सीट भी मिल जाती, आप डॉक्टर बन जाती, डॉक्टर भी बन जाती, चलो, लेकिन फिर खुदा ना खास्ता कोई बीमारी हो जाती, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता, कोई हादसा हो जाता, आप सोचें फिर क्या होता। आज आप जहाँ हैं, यकीन जाने अल्लाह ताला इंसान के लिए बेहतरीन करता है फ़ैसला, जो भी हो इंसान को समझ नहीं आती है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे आदमी होते हैं, वो भी खफा होते हैं अपनी ज़िंदगी से कि मैं ये नहीं कर पाया या मैंने वो नहीं कर पाया, मुझे इस किस्म की नौकरी नहीं मिली, मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। अगर हम सिर्फ ये सोच लें कि सबसे बेहतरीन प्लानर अल्लाह की ज़ात है, उसने जो हमारे लिए प्लान किया है उससे बेहतरीन हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर हम जैसे चाह रहे हैं उसमें हो सकता है कोई और बड़ा मसला निकलता, फिर क्योंकि हमें नहीं पता। इस चीज़ को सोचेगा, होपफुली आपको यहाँ से सुकून मिल जाएगा। और ज़िंदगी बहुत लंबी है, नौकरी का क्या है, हो सकता है आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत है, नौकरी कर रही होती है और आपके बच्चे पता नहीं बिगड़ जाते, फिर क्या होता। तो बहुत सारी एंगल्स हैं जो कि ज़िंदगी में हो सकती हैं। तो सोचिए अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे और सेटिस्फाई रखे ज़िंदगी से। अच्छा जी, चीटिंग की चूँकि बात करें तो आप थोड़ा सा अगर अली साहब हमें ज़रा बताएंगे, एक्सपीरियंस बताएंगे कि लास्ट ईयर आपका जो स्कूल था वो एक एग्ज़ाम सेंटर बना था। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? इट वाज अ क्रूअल एक्सपीरियंस। क्रूअल एक्सपीरियंस जी, because there was no support from the concerned government, concerned board, everything, all other institutes वो हमारे ऊपर छोड़ दिया गया। अच्छा। अब आप सोचिए कि आपको पूरा निज़ाम जो है वो ऐसा है जिसमें बहुत सारी खराबियाँ, खामियाँ हैं, तो उसमें आप या तो उस निज़ाम का हिस्सा बन जाएं या उससे अलग होने जाएंगे तो यू विल बी सिंगल्ड आउट, एंड उसमें हमें प्रॉब्लम्स जो होंगी वो बहुत ज़्यादा होंगी, मल्टीपल होंगी। ठीक है। अच्छा, अब होता ये है कि चीटिंग जो है बेसिकली वो स्टार्ट होती है राइट, जैसा कि मैं इंसान की सरिश्त में होता है, उसके फितरत में होता है, उसके बाद उसके घर में, हाँ, उसके स्कूल में, और फिर आगे जाके उसकी ज़िंदगी में वो चीटिंग चलती रहती है। अच्छा, इसमें सब कंट्रीब्यूटर्स हैं, पेरेंट्स। हाँ। पेरेंट्स, आज मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि ऐसे पेरेंट्स हैं जो कहेंगे कि अच्छा मेरे बच्चे को पास करा दो, ये 50,000 रुपये ले लो। हैं, मैं खुद जानता हूँ ऐसे लोगों को जो 10,000 20,000 कुछ पैसों से पास करवाना चाहते हैं। क्या होगा? उनकी काबिलियत, बच्चों की काबिलियत और इल्म। इम्तिहान है क्या चीज़? इम्तिहान तो यही है ना कि मेरी इल्मी काबिलियत, मेरी सलाहियत जो है वो सामने आए। बिल्कुल। अगर मैं उसी सलाहियत और काबिलियत को पैसे के बलबूते पर अचीव कर लूँ तो फिर वो तो सलाहियत नज़र नहीं आएगी ना। हाँ, तो ये इसी बात पे मैं वसीम आपसे पूछना चाहूँगी, मुझे बताएं कि एक तो आपने कहा कि यहाँ पे भी हम ब्रेक के दौरान भी बात कर रहे थे, आपने कहा था कि पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट है, चीटिंग हर जगह हर एंगल से है। तो और आप मुझे ज़रा बताएंगे कि किस किस एंगल से किसकी जिम्मेदारी बनी, आजकल क्या हो रहा है, क्या पुलिस छापे नहीं मार रही, क्या हो रहा है, व्हाट इज़ दिस सिचुएशन? देखिए, पुलिस अभी तो 144 अप्लाई हुई है तमाम एग्जाम सेंटर्स पे। पिछले 2 सालों से, इस साल और लास्ट ईयर हुई थी, तो वहाँ पे पुलिस मौजूद है तमाम एग्जाम सेंटर्स तो पे। जो हाथ मिलाते हुए पर्चियाँ देना और पैसे देना, रिश्वत देना, वो थोड़ा कम हुआ है? जी बिल्कुल, काफ़ी हद तक कम हुआ है। एग्जाम्स के अंदर चीटिंग की अगर बात करें तो ओवरऑल अगर जिम्मेदारी की बात है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा कोई टास्क नहीं है इसको ख़त्म कर देना भी। इसमें भी ऐसा है कि जो वहाँ पे आपका सिक्योरिटी स्टाफ मौजूद है, जो तमाम इलाकों में एग्ज़ाम सेंटर होते हैं वहाँ पर मौजूद पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं इसमें। अच्छा। कि अगर वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो थोड़ा सा एग्ज़ाम्स को अब ऑन बोर्ड ले लें, एग्ज़ाम्स में जो है वो तमाम वहाँ के जो लोकल्स हैं उनको पाबंद बना दिया जाए कि आप यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर्स के बाहर नज़र नहीं आएंगे। जो भी एलिमेंट्स होते हैं जो एग्ज़ाम सेंटर्स के बाहर मौजूद होते हैं, उनकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बिलोंगिंग भी होती है। ऐसा भी है, बिल्कुल ऐसा भी है, उनकी बिलोंगिंग होती है, तो उसको ख़त्म किया जा सकता है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से। डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जो अंदर स्टाफ मौजूद है सेंटर सुपरिटेंडेंट की निगरानी में, सेंटर सुपरिटेंडेंट को आप जो है ना वो एक कोई बड़ी सज़ा दे सकते हैं, छोटे एक्ट की बड़ी सज़ा दे सकते हैं। सही बात है, बिल्कुल।
जब आप उनको सज़ा कोई इस तरह की दें, हाँ, पेनलाइज करेंगे तभी, तो जिससे वो प्रोपगेशन हो कि भाई एक ऐसी सज़ा हो गई, अब जो है वो थोड़ा दूर रहना है इस चीज़ से। बिल्कुल। तो ये ग्रेजुअली कम होता आ रहा है और कम हो सकता है इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच वसीम, चूँकि ब्रेक पे जाना और आपको हमें इजाज़त देना है। थैंक यू। कोई लास्ट वेरी क्विक छोटा मैसेज देना चाहेंगे? देखें, जो सबसे ज़्यादा एक अहम बात है वो ये है कि जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वहाँ पे सिर्फ नकल मसला नहीं है। हाँ। नकल के साथ और भी दीगर अवामिल हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए मसला बने हुए हैं। वो स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा तैयारी करके आते हैं, हाँ। जो पोजीशन होल्डर स्टूडेंट होते हैं, Right. उनको वहाँ पे लोड शेडिंग का सामना है। एग्जाम सेंटर्स पे लोड शेडिंग है, बेसिकली एग्जामिनेशन कंडीशंस की प्लस इंटायर एजुकेशन सिस्टम को हमें रिवैम्प करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ एक और भी मेहमान आने वाली, एक ब्रेक के बाद कहीं मत जाएगा। आज चीटिंग के हवाले से बात करें, हमारे और आपके, हम तमाम लोगों के बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टे ट्यून्ड, विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ एक और मेहमान आ चुकी है, हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। आप चूँकि चीटिंग एक दिमागी फितरत की एक अलामत है, तो हमने कहा सर ज़रूर पूछें कि ये क्या चीटिंग को हम क्या कर्टेल कर सकते हैं अगर इंडिविजुअल लेवल पे जिम्मेदारी ली जाए। सो लेट्स वेलकम विद अस वी हैव अरफा ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम अरफा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अरफा बिल्कुल ठीक। अरफा, इंसानी फितरत का चीटिंग जो एक एलिमेंट है वो कितना बड़ा पार्ट प्ले करती है, लाइक कितना अहम पार्ट है हमारी ज़िंदगी में? चीटिंग देखिए, जो स्कूल के हवाले से या एग्ज़ाम्स में चीटिंग है वो डिफरेंट उसमें नौयत की है। कंट्रोल हो सकती है ऑब्वियसली, लेकिन जो आजकल का एजुकेशन सिस्टम है, जो कंपटीशन है, उसमें स्टूडेंट्स उन चीज़ों को अवेल करने के लिए कि मेरा एक सर्टेन टारगेट है, मैं उसे करूँ, तो वो चीट वेज अपनाते हैं, चीटिंग करते हैं। अगर एक बच्चा चीटिंग कर रहा है तो वहाँ पे 3 चीज़ें शामिल होती हैं। अच्छा, वो 3 चीज़ें क्या है? मैं आपसे डिटेल में लूँगी, क्योंकि अब आप नाराज़ हो जाएंगे, मुझे पता है, और लेकिन मेरे जो कान में बोल रहे हैं वो मुझसे नाराज़ ना हो जाए, तो इसलिए हैव टू क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक। आई नो आप भी नाराज़ हो रहे हैं, प्लीज़। तो छोटा सा ब्रेक थी, छोटा सा नहीं, थोड़ा सा लंबा सा ब्रेक है कि 10 बजे के हेडलाइंस हैं, जाते हैं, वापस आएंगे, लेकिन वो 3 एलिमेंट क्या हैं वो ज़रूर जानेंगे इस छोटे से ब्रेक, बड़े से ब्रेक के बाद। सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। अच्छा जी, आज हम चूँकि बात तो कर रहे हैं चीटिंग के हवाले से, लेकिन चीटिंग को 2 मिनट के लिए अगर हम साइड पे रख लें, और चीटिंग के हर एंगल से ऑफ कोर्स बात ज़रूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपके एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। वो चीज़ ये है कि जब अगर बात करते हैं एक पर्सनालिटी की, एक इंसान जब चीटिंग भी करता है वो भी एक चीटर पर्सनालिटी बन जाती है। तो पर्सनालिटी की जब बात करते हैं या पर्सनालिटी ग्रूमिंग की हम जब बात करते हैं, तो हम हमेशा ओवरऑल एक्सटीरियर देख रहे होते हैं कि कपड़े क्या पहने हैं, बाल कैसे बना हुआ है, मेकअप कैसा लगाया हुआ है, कौन सी एसेसरीज़ पहने। लेकिन एक्चुअल पर्सनालिटी असेसमेंट कब होता है? जब इंसान मुंह खोलता है। सही बात है, आई होप यू गाइज एग्री। नहीं, वैसा वाला मुंह खोलना नहीं, एक्चुअली बात करता है, उसका लहजा, उसका बात करने का तरीका, उसका उठना बैठना। आई होप यू गाइज एग्री विद मी ऑन दैट। साथ ही एक चीज़ होती है, फॉर एग्जाम्पल, जो कि हमारी ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जिसको हम ज़्यादा इतना तरजीह नहीं करते हैं, दैट स्मेल। बहुत सारे अच्छे लोग भी अगर कहीं जा रहे होते हैं, बट इफ़ दे डोंट स्मेल तो इट गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन। तो ये आई नो बहुत ऑफ टॉपिक है, लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास एक छोटा सा पैकेज है जो हम ज़रूर दिखाना चाहते हैं। आप लोग देख रहे हैं आजकल टीवी के ऊपर भी फवाद खान का एक कमर्शियल आया हुआ है, एंड फवाद खान को एक स्मेल पसंद है। अब वो कौन सी स्मेल है वो आइए देखते हैं। लक्स फ्रैग्रेंस, ओके। लेकिन अब ये कौन सी है? इट्स कमिंग सून, सो आप लोग देखते रहिएगा, आपको बहुत जल्द पता चलेगा कि अगर फवाद खान के फैंस हैं आज और आप हैं और देख रहे हैं, तो आप गेस करें कि फवाद खान को कौन सा फ्रैग्रेंस ज़्यादा पसंद है। अच्छा जी, बात करवाऊंगी, मिलवाऊंगी आपको आज के हमारे बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान से, एक ऐसे मेहमान जिन्होंने अपना बहुत कीमती वक्त निकाल के यहाँ आए। उनकी बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है हमारे एजुकेशन सिस्टम के हवाले से। उन्होंने अपने तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है चीज़ों को बेहतर करने के लिए, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो इसको उनको सामना करना पड़ता है। मैंने इनसे पूछा कि
कौन कौन से गम हैं आपको, और उन्होंने मुझे बड़े ज़बरदस्त सलीस उर्दू में वैसे जवाब दिया, वो मैं दोहरा भी नहीं सकती, लेकिन उनका मतलब ये था कि आपका हमारा गम सबका एक साथ है, मुश्तरका गम है हमारा। सो लेट्स वेलकम विद अस, वी हैव द चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, वी हैव विद अस प्रोफेसर अनवार अहमद जाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सही बोला मैंने? बहुत अच्छा बोला। ऐसा वैसे भी आपने पैकेज देखा था, आप फवाद खान के फैन हैं? जी हाँ। हैं? आपको अच्छे लगते हैं? जी हाँ। आपने इनके ड्रामे शामे देखे? वक्त जब मिलता है तो किताब से अगर छुटकारा हो तो किताब से छुटकारा हो तो देख लेते हैं। चलो ज़बरदस्त। अच्छा सर, चूँकि आज चीटिंग के हवाले से हम बात कर रहे हैं और आपके ऊपर तो बहुत प्रेशर होता होगा। बहुत। ये इम्तहान जैसे हम कह रहे हैं कि बच्चे दे रहे हैं, बच्चे नहीं दे रहे, हम दे रहे हैं। ये इम्तहान हमारा है, ऑर्गेनाइजेशन का भी है, कमिटमेंट का है, सिंसियरिटी का है, और सही बात यह कि रैशनल होने का है, जुडिशियस होने का है। तो इसमें कोई शक नहीं, आपने बहुत अच्छा कहा। और सच्ची बात यह है कि इस वक्त जैसा मैंने अर्ज़ किया था कि ये मुश्तरक गम है। जी हाँ। इसलिए कि ये मुश्तरक ही मसला भी है। हम कौन है जो ये कहेगा कि चीटिंग बहुत अच्छी चीज़ है? कोई भी नहीं कहेगा। हर एक कहता है बहुत ख़राब है, लेकिन माजरत के साथ इस्तिस्ना अपनी जगह, जी जी जी, एक्सेप्शंस अपनी जगह, लेकिन जब अपने बच्चे का मसला होता है तो फिर कोई छोटी सी खिड़की, कोई छोटा सा रास्ता, कोई बैकडोर, इस तरह की तलाश करना ये हो जाता है। एक ठीक है। दूसरी बात ये कि तय हो गया जी मेरा एक बेटा जो है वो इंजीनियर हो गया है तो दूसरे को मुझे डॉक्टर बनाना। अब उसकी बायोलॉजी की तरफ रग़बत है या नहीं है, आपने कर दिया, तो वो एरिना में जब आप उसे फेंक देते हैं तो रोप पकड़ कर वो फाउल करता है, वो कहता है यहाँ तक मैं आ गया, आगे का काम आप करें। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें मिली जुली हैं। तो इट्स ऑल कनेक्टेड, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, इट्स एंटायर सिस्टम व्हिच इज फ्लॉड। एग्जैक्टली। ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम हाथ पाँव छोड़ दें। ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अगले अगर मरला हुआ और बात हुई तो मैं अर्ज़ करूँगा कि देखिए, वालिदैन को सबसे पहले वो ये कहें कि भाई ये क़द-ओ-क़ामत, ये काठी जो अल्लाह ने तुम्हें दे दी है उस बच्चे को या बच्ची को, खूबसूरती, इसमें जितना भी आपको गाज़ा मलना है इसी पर मलना है। सही बात है। लेकिन अगर आपने डिग्री हासिल कर ली और उसके मुताबिक सलाहियत नहीं हुई तो फ्रस्ट्रेशन का शिकार भी आप ही होंगे। बिल्कुल। और वालिदैन उसी मसले का शिकार होंगे। फिर दूसरी तरफ आ जाते हैं टीचर्स। देखिए, क्या ये बड़ी ख़बर नहीं है, आज के अखबारात सारे भरे पड़े हैं कि कल 5 टीचर्स पकड़े गए हैं। मैं उन्हें कहता हूँ वो टीचर्स नहीं हैं, वो चीटर्स हैं। बिल्कुल, आई एग्री। अगर आप फैसिलिटेट कर रहे चीटिंग तो ऑफ कोर्स यू बिकम अ चीटर। यकीनन। तो फिर अब ये ख्याल किए बगैर कि मनसब क्या है, आपका एक्शन क्या है। हाँ। एक्शन मनसब से मुताबिकत रख रहा है तो ठीक है, अदरवाइज ये चीज़ होगी। बिल्कुल। या जैसे इम्पर्सोनेशन में, जी हाँ, आपको इक़दाम करने हैं, पीछे नहीं हटना। देखिए, चैलेंज का मुकाबला किया जाता है। मैं अभी तो सर क्यों नहीं मुकाबला हो रहा है? मुकाबला इसलिए नहीं हो रहा कि जितने एलिमेंट्स हैं वो इसको कलेक्टिव एंडेवर नहीं समझ रहे। ओके। हर कोई एक अपना ब्लेम गेम शिफ्ट कर रहा है। जनाब ये बोर्ड का काम है, ये फला काम। देखिए, बोर्ड का काम तनहा हो ही नहीं सकता। हाँ। और कोई तनहा बड़े से बड़े ओहदे पर फाइज हो जाए नहीं कर सकता जब तक कि सारे लोगों को अपने साथ लेकर मिलाकर न चला जाए। ठीक है। ये पहली चीज़ तो ये कि पेपर्स ऐसे होने चाहिए। मैं अगर ये जुमला कहूँ तो शायद बहुत सारे लोग चौंकेंगे कि मेरा बस चले, तो मैं तो बच्चों से कहूँ कि किताबें सारी ले आओ। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में नहीं होता, ओपन बुक होता है ना, सिस्टम। हाँ, है ना, वो एग्जामिनेशन है, ओपन बुक करें। उसमें आपको पेपर्स की बुनत ऐसी करनी होती है कि जितनी देर में वो चीज़ निकालनी हो वक्त गुजर जाए। मैंने क्या किया है, आज पेपर्स आपके सामने हैं। ये जो 20% ऑब्जेक्टिव है उसको तो छोड़िए, उसके भी हमने 3 वर्जन कर दिए हैं। आपके पास, मेरे पास एक नहीं होगा। लेकिन जो 50% मैंने शॉर्ट आंसर वाले करवाए हैं, जिसके लिए बाकायदा मैंने पेपर सेटर्स से गुफ्तगू करके कहा कि तुम्हें वक्त देना पड़ेगा, वो ऐसा है कि आप वो चीज़ तलाश की जा रही है जो उसके अंदर है। आप किताब उठा लीजिए, उसमें से वो चीज़ अगर आपके ज़हन में है तो लाएंगे, वरना नहीं लाएंगे। तो एक पेपर सेटर को भी ये रोटा लर्निंग वाला कॉन्सेप्ट खत्म। अच्छा सर, अब हमें थोड़ा सा लेट्स टेक वन थिंग एट अ टाइम। डायरेक्टली जंप चूँकि हम एग्जामिनेशन के हवाले से करें तो एग्जामिनेशन के ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन का एक फेज़ देखते हैं। मुझे पता है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन जब चीटिंग हो रही है, अब एग्ज़ाम के दौरान चीटिंग हो रही है, वहाँ जिम्मेदारी किसकी होती है एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की? सबसे अहम चीज़ इन्विजिलेटर की? नहीं, सेंटर सुपरिटेंडेंट को मैं पहला कहता हूँ। अच्छा ठीक है। देखिए, वो इन्विजिलेटर्स को सिलेक्ट करता है। अब आप ये देख रहे हैं सर, आपके साथ साथ स्क्रीन पे चल रही हैं। हाँ हाँ, इतनी सारी किताबें लेकर आ गए बच्चे। स्क्रीन पर दिखा रही हैं, मैं तो रोजाना सेंटर्स पे जाके पकड़ कर रहा हूँ। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ये उस टाइम पे अगर इन्विजिलेटर चाहे तो बच्चे को रोकता क्यों नहीं? यही तो हमने 5 लोगों को इसी सजा से
FIR भी कटवाई। और दूसरी बात है कि सेंटर सुपरिटेंडेंट यानी ओवरनाइट जिस ना कहें उसी वक्त देन एंड देयर ऑन द स्पॉट मैंने चेंज कर दिया, आज अखबारात में मौजूद है। और ये भी बता दिया कि इसकी जगह कौन आएगा, कैसे आएगा। अब अगर आप वहीं इंस्टेंटली कोई डिसीजन ले रहे हैं तो 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो और करने वाले हैं वो पहले से पीछे हो जाते हैं। नंबर 2, जो नहीं करने वाले हैं वो मजबूत होते हैं। हाँ। कि नहीं जनाब हम काम कर रहे हैं तो हमें तो फिर शाबाश भी मिलेगी। और तीसरी बात तहफ़्फ़ुज़ का जो एहसास है। देखिए इस मरतबा मैं अर्ज़ कर दूं, आपको पता है, फिर वंस अगेन आई विल रेफर टुडेज न्यूज़पेपर ऑल अराउंड के कमिश्नर, IG, एडिशनल IG, मैं और DCs हम क्यों जा रहे हैं सेंटर्स पर? इसलिए जा रहे हैं कि टीचर्स खुद को तनहा ना समझें। ठीक है। और जो इस तरह के टीचर्स हैं उनको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हम आगे क्या कर। लेकिन मैं ये ओपनली इन्विटेशन दे रहा हूँ लोगों को। मेरा तरीक़ा तो ये है कि मैं नीचे उतर के सारे चैनल्स को 9:30 बजे पेपर शुरू होता है, वहाँ आ जाते हैं और मैं सारे चैनल्स के लोगों के साथ, जिसमें आपका चैनल भी, और मैं सलाम करता हूँ, आपके यहाँ का आदमी तो बहुत एक्टिव भी है और भाई जो भी आए हुए थे हमारे, नहीं सच्ची बात है, यानी ईमानदारी से कि आंखें आप लोग हैं और अगर कुछ कंट्रोल हुआ है या हो सकता है, नजर भी आता है टीवी पे, देखिए हो सकता है, तो इसलिए है कि आप वहाँ जाके वो चीज़ें ले आते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि वहाँ उनसे मैं पूछता हूँ कहाँ चलना है। लेकिन जो एक चीज़ जल्दी से मैं अर्ज़ करना चाह रहा था, जो फ़र्क है वो ये है कि आपको सेंटर्स में अंदर जो इम्तहान दे रहे हैं बच्चे, उससे ज़्यादा बाहर मिलते थे। जी हाँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ यहाँ बैठकर, मेरे साथ चलें, कल चलें परसों, कि बाहर जो माफिया सिस्टम है वो हमने निकाला। हाँ, लेकिन अभी भी माफिया एग्जिस्ट, वो अंदर से हो जाता है ना। जी। अरे सर, मुझे सिर्फ एक बात जल्दी से बता दें, जवाब दीजिए, फिर हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। कराची की सिर्फ मैं अगर बात करूँ तो टोटल कितने सेंटर्स हैं हमारे पास कराची? 382 सेंटर्स हैं। पिछले साल 463 थे, कम किए। इस मरतबा 3.5 लाख स्टूडेंट्स हैं, जो कि पिछले साल से 7% ज़्यादा हैं। और हमने तकरीबन 18% कम किए हैं सेंटर्स। क्यों? इसलिए कि बड़े बनाए हैं, जहाँ कदरे बेहतर सहूलियात हैं वहाँ बनाए हैं। तो फर्क तो है ना। नहीं, ऑफ कोर्स इंप्रूवमेंट ग्रेजुअल आती है, इंप्रूवमेंट ओवरनाइट नहीं आता और एकदम से नहीं आता है, ऑफ कोर्स ग्रेजुअली आती है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। ये जो एजुकेशन के सिस्टम, पूरे इंटायर सिस्टम की जब हम बात करते हैं, जब हम बोलते हैं कि करिकुलम नीड्स टू बी रिवाइज्ड, द वे ऑफ एग्जामिनेशन नीड्स टू बी रिवाइज्ड, द इंटायर सिस्टम नीड्स एन ओवरऑलिंग, लाइक टोटल ओवरऑलिंग। तो इसको क्यों नहीं किया जाता? आई मीन हम हर साल रोते पिटते इसी बात पे हैं, लेकिन हमें एकदम से हमें पूरे के पूरे सिस्टम को रिवैम्प होने की जो शदीद ज़रूरत है वो क्यों नहीं हो पा रही है? क्या विल नहीं है? क्या पॉलिटिकल विल नहीं है? ज़रूर जानेंगे इस ब्रेक के बाद, कहीं ना जाएगा। लेंगे एक छोटे से ब्रेक, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम एक बात कर रहे थे कि एक टोटल ओवरऑल सिस्टम की जो ओवरऑलिंग है या रीवैम्पिंग है वो किस तरीके से मुमकिन है। तो सर, अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ, पूछना चाहूँ, तो आप क्या कहेंगे? व्हाट वुड यू सजेस्ट? फर्स्ट थिंग इज़ कि हम सबसे पहले हमें अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। ओके। एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन देने के बारे में, एजुकेशन लेने के बारे में, और देन एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन इज नॉट, चीटिंग इज नॉट अ लोकल कॉन्सेप्ट, इट्स यूनिवर्सल। जापान में भी होती है, दुनिया के हर मुल्क में चीटिंग होती है, मुख्तलिफ तरीक़ों से होती है। पाकिस्तान में जी चीटिंग हो रही थी, जिसमें अब काफ़ी बेहतरी आई है प्रोफेसर साहब के आने के बाद, और बहुत रूम है मज़ीद बेहतरी की, और मज़ीद बेइंतहा भी हमारा, वी हैव टू वॉक माइल्स एंड माइल्स। लेकिन उस दौरान में जो अब बेहतरी आना शुरू हुई है, तो उससे पहले जो हालात थे उसमें ये था कि टीचर्स वर इन्विजिलेटर्स, सेंटर सुपरिटेंडेंट्स, स्कूल्स वर अंडर प्रेशर, ट्रिमेंडस प्रेशर एंड थ्रेटन्ड। ठीक है। क्यों? वालिदैन की तरफ से अलग प्रेशर होता था, रिश्वत की ऑफर्स होती थी, जिसको रेजिस्ट करना बहुत मुश्किल काम है हर आदमी के लिए। सेंटर सुपरिटेंडेंट अंदर बैठा हुआ है, बाहर जो गार्ड खड़ा हुआ है या सिक्योरिटी वाला खड़ा हुआ है या जो इन्विजिलेटर है, वो भी ईमानदार होना चाहिए। अच्छा, अब हम पहले ये करें कि पेरेंट्स का माइंडसेट ये चेंज हो कि मेरे बच्चे की काबिलियत वो खुद जो होगी वो मैं एक्सेप्ट करूँगा,
अनवर साहब ने बिल्कुल सही कहा था कि आपका एप्टीट्यूड नहीं है। जब आपका एप्टीट्यूड ही नहीं है आपके बच्चे का, आप उसको डॉक्टर क्यों बनाना चाहते हैं? मैं कहती हूँ अगर आपको यही करना है तो फिर तो इतनी सारी डिग्रियां वैसे बनती हैं, आप वैसे डिग्री खरीद लें। आई मीन इट्स एज गुड एज दैट, राइट? आप अगर वैसे ही आप चीटिंग करके ही आपको पास होना है या डिग्री लेना है तो इससे बेहतर है कि आप पैसे देकर वैसे डिग्री खरीद लें। व्हाई रूइन द एंटायर सिस्टम? जैसे हमारी वही औकात वही है उसकी बेसिकली। जैसे हमारी एक कॉलर बहन ने कहा था कि मैं 1 नंबर से रह गई, मैं भी 2 नंबर से इंजीनियर नहीं बन सका। एनईडी में मुझे एडमिशन नहीं मिला, वो रीजंस कुछ और थी, कोटा सिस्टम की वजह से। लेकिन अगर मुझे 2 नंबर और मिल जाते, 2 मार्क्स और मिल जाते तो आई वुड हैव बीन एन इंजीनियर। लेकिन आई वाज डेस्टाइन्ड टू बी दिस, टू बी हियर टुडे। ये अल्लाह ताला की तरफ से, और ये अल्लाह ताला ने मेरे लिए बहुत बेहतर किया। इस वाले की भी तो बात हुई ना। अब ये जो अभी आपने एक बात बताया कि एनईडी में हो जाता या XYZ यूनिवर्सिटी में हो जाता, तो यहाँ पे एक सवाल और भी तो आता है सर, यहाँ पे सीट्स भी तो, कोटा भी तो बिकता है ना पैसों के हवाले से, सीट्स बिकती हैं यहाँ एनईडी या किसी इस तरह किसी भी यूनिवर्सिटी। देखिए इस तरह की बात क्यों नहीं है, यानी मतलब यहाँ बैठ के मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं उनका एक्सरे देख रहा हूँ, अल्ट्रासाउंड देख रहा हूँ, वो आपके सामने ला रहा हूँ। वो ये कि एक तो उनके यहाँ एंट्री टेस्ट जो है वो खुद नहीं लेते, या अगर लेते हैं तो उनकी मदद के लिए वो नेशनल टेस्टिंग वाले। सर बड़े बड़े हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज के बच्चे हैं ये, वो तो वहाँ पे मिनिस्टर्स के बच्चे, तो ये तो वहाँ पे नहीं बोला जाता, प्रेशर नहीं आ जाता, पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर अपनी जगह है। यहाँ पे पुलिस फोर्स में तो सीट्स बिकती हैं सर, तो आप यूनिवर्सिटीज में भी तो बिकती हैं सर। नहीं, यूनिवर्सिटी की बात अलग है। आपने चूंकि एक मुझे पता है कि एनईडी में क्या नहीं, मैं किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की बात नहीं करना चाह रही, मैं जनरली जनरल यूनिवर्सिटीज में अगर इस तरह। अच्छा, इसके अलावा एक तो उन्होंने अब रास्ता तलाश कर लिया है ना ऐसे लोगों को, वो है सेल्फ फाइनेंसिंग। चलिए वहाँ ना है तो सेल्फ फाइनेंसिंग, तो ज़रूरत क्या है कि उसको आप ब्रेक करें। अगर वो 50 सीट्स हैं तो 50 सीट रहने दें, उन्होंने 25 सीट जो हैं वो फाइनेंस, तो ये एक रास्ता इस तरह का है। और ज़ाहिर है कि सेल्फ फाइनेंसिंग वाले बच्चे उन बच्चों से कम नंबर लेने वाले होते हैं जिनको इनकार कर दिया गया है। बिल्कुल ठीक है। तो ये करप्शन का एक और रास्ता खुल गया, करप्शन का एक और रास्ता खोल दिया हमने कि सेल्फ फाइनेंस पे आप एडमिशन ले लें, चाहे आपके नंबर कुछ भी हो, आपके पास पैसा है, दौलत है, आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, तो यू कैन। उस वक्त नहीं था सेल्फ फाइनेंस, मतलब आप हो जाते इंजीनियर। 1973 की बात बता रहा हूँ आपको। उस वक्त एनईडी यूनिवर्सिटी भी नहीं थी, उस वक्त इंजीनियरिंग कॉलेज था, और उस वक्त सिर्फ कोटा सिस्टम था जिसमें कोई पैसे वैसे से नहीं चलता था। लेकिन हम अभी की बात कर रहे हैं। हाँ, अब जो है वो सिस्टम जाहिर है। अच्छा, वी हैव अ कॉलर, लेट्स टेक द कॉल। हेलो हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग सारे कबीर। वालेकुम अस्सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग याया साहब, हाउ आर यू? आई एम ओके, तमाम मेहमानों को सलाम हो। और ये बाकी बड़ा बर्निंग इशू है क्योंकि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, मेरे बच्चे का भी 9th का एग्जाम चल रहा है जी। ये असल में मसला ये कि सायरा, ये आज का मसला नहीं है, ये हमेशा से रहा है और हमेशा ये बढ़ता चला गया है। लेकिन इस साल मैं अनवार अहमद ज़ही साहब से बात से मुत्तफिक हूँ कि इस साल कंपैरेटिवली कम चीटिंग हो रही है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से जो लोग जबरदस्ती से घुस जाते थे और अपना एक इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके लोगों को चीटिंग कराते, उसमें जरूर कमी वाकई हुई है। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, देखें एक चीज का होता है कानूनी पहलू, एक होता है इखलाकी पहलू। इखलाकी पहलू आप बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन क्योंकि आप लोग अभी बात कर रहे थे, इतनी कमर्शियल तालीम हो गई है कि हम लोग डिग्रियां बांट रहे हैं, एक अच्छा इंसान नहीं बना रहे। और तालीम जब तक नहीं कंप्लीट होती, जब तक आप लोगों को एथिकल मोरल वैल्यूज ना सिखाएं। मेरा अनवार अहमद ज़ही साहब से सवाल ये, सर आप तो इतने वसी तजुर्बा रखते हैं और इसके अलावा भी आप बहुत अखलाकियात पे प्रोग्राम में मैंने देखा आपको शरीक होते हैं, तो क्या ये आप नहीं समझ सकते कि हमें बचपन से और स्कूल लेवल से टीचर्स और बच्चों को दोनों समझाया जाए कि ये चीटिंग करके आप किसी मकाम पे नहीं पहुंच सकते, आप कौम और मिल्लत को धोखा दे रहे हैं। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट यही सवाल मैं अरफा से भी करना चाह रही थी कि अरफा, हम अपने नेशन का ये जो माइंडसेट है, जिस तरह के अभी इन्होंने बोला कि हम उनको क्यों नहीं बता सकती बेटा ये पढ़ाई ही नहीं है, और यही बात माँ बाप को भी समझाएं। वक्त हुआ एक ब्रेक का, पहले चलते हैं, वापस आएंगे, आपसे भी सवाल लेंगे सर, और अरफा आपसे भी जवाब लेंगे इस बात का कि आखिर ये माइंडसेट चेंज करने में कितना टाइम लगेगा और इसको कैसे किया जाएगा। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक वंस अगेन। अभी जैसे कि हमारे कॉलर याया साहब ने फ़ोन में हमें बताया कि भाई हम किस तरह ये माइंड सेट चेंज कर सकते हैं, तो आई थिंक अरफा बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं एक्सक्यूज़ करूँगी अगर आप बता दें हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से कि माइंड सेट पेरेंट्स का या बच्चों का या हमारे सिस्टम का कैसे चेंज कर सकते हैं हम इस हवाले से। सबसे पहली बात जो मैं पहले कंटिन्यू करना चाह रही थी कि जब बच्चा चीटिंग करता है तो वो 3 चीज़ों से गुजर रहा होता है। एक तो पहली चीज़ होती है वो स्नेकिंग करता है, सूंघता है, ढूंढता है चीज़ें, वेज ढूंढता है। पहला क्राइम ये हुआ कि वो गलत रास्ते ढूंढ रहा है। हाँ। दूसरा ये हुआ कि वो झूठ बोलना शुरू करता है अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। तीसरी एक क्राइम ये हो जाता है उस बच्चे से कि वो चोरी करता है। चोरी इन अ सेंस कि वो चीज़ जो वो डिजर्व नहीं करता वो चुरा चीटिंग कर ली। हाँ, पहले तो ढूंढा उसने। हाँ, उसके बाद इंटेंशन उसने फिर ढूंढा, झूठ बोला और फिर चुराया, आपको जस्टिफाई किया और फिर उसने चुरा लिया। ठीक है। तो पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चे को चीटिंग की तरफ अगर राग़िब करते हैं या हेल्प करते हैं तो वो अपने बच्चे को शुरू से ही गलत वैल्यूज़ में डाल रहे हैं। तो हम अपने बच्चे को कैसा इंसान बना रहे हैं ये सब डिपेंड करता है उनके पेरेंट्स पे। दूसरी चीज़, कोलबर्ग की एक रिसर्च है कि जितनी हाई आपकी मोरल वैल्यूज़ होंगी उतना आप चीटिंग से दूर रहेंगे। एब्सोल्युटली। तो मोरल वैल्यूज़ तो आपने खुद ही बच्चे की डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दी और वो फिर फर्दर डिफाइन भी करते हैं, 6 डेवलपमेंट स्टेजेस हैं, बट वो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन ये कि आप बच्चे को शुरू से ही इतना स्ट्रॉन्ग रखें कि उसने एक माशरे में जाके एक रोल अदा करना है, किरदार अदा करना है। नंबर वो आज ले लेगा, अगर वो डॉक्टर बन जाता है चीटिंग करके तो वो आगे जाके क्या वो प्रैक्टिस कर सकेगा? वो नीम हकीम वाली बात हो जाएगी। एक इंजीनियर बन जाएगा तो वो किस तरह का आगे जाके प्रोडक्टिव होगा? एंड देन वो बच्चा जो अभी से चीटिंग सीख रहा है, झूठ बोल रहा है, चुरा रहा है चीज़ें, वो आगे जाके अपने बच्चों को क्या तरबियत देगा? ऐसे ही बच्चे जो हैं वो शॉर्टकट के भी आदी हो जाते हैं। अच्छा, मुझे बताइए जो करंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन है जिसमें रोटा लर्निंग होती है, बहुत ज़्यादा रटो 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 और 50 पेज किसने लिख दिया उसको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, मैंने उसने जैसे 10 पेज लिखे हों। तो मुझे बताएं, एक तो वैसे सर मैं ये भी सवाल पूछूंगी, ये आपके जो एग्जामिनर्स होते हैं उनमें इतनी हिम्मत होती है इतने लंबे लंबे सवाल के जवाब चेक करने की, और क्या सबके सवाल के जवाब पढ़ते हैं या ऐसे ही देखते हैं कितना भारी है और जब टिक मार देते हैं? लेकिन मुझे बताएं कि इस तरह की लर्निंग में और अदरवाइज इस तरह के हम अदरवाइज देखते हैं इंटरैक्टिव लर्निंग या कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग कि अगर 2 लाइन में भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो यू विल गेट द मार्क्स। व्हाट इज बेटर एंड हाउ डज इट अफेक्ट द ब्रेन? देखें, जो बेहतर है बच्चे के लिए वो ये कि वो खुद सोचे, रीजनिंग उसको दें, उसकी कॉग्निटिव थिंकिंग को और एलैबोरेट करें, बच्चे में सलाहियत पैदा करें कि वो चीज़ों को खुद समझे। मतलब रट्टा मारना इज़ लाइक कि आपने एक स्क्रिप्ट तैयार कर लिया है, रट्टा मारा है, लिख के आपने नंबर ले लिया, मेमोरी टेस्टिंग हो गई बिल्कुल वो मेमोरी, हाँ शॉर्ट टर्म मेमोरी है। हाँ। मतलब आपने पेपर से 4 दिन पहले बैठ के रट्टे मारे हैं किताब को, आपने जाके एक भी अल्फाज अगर आप भूल गए तो फिर आप आगे का सब आगे का भूल जाते हैं। बिल्कुल। इवन मैंने बहुत से ऐसे बच्चे देखे हैं वो ये तक याद करते हैं किताब के किस सफ़े पे क्या लिखा हुआ था, वो उस तरह से अपने आप को लिंक कर लेते हैं। बिल्कुल हिफ्ज़। लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए। आपका दिमाग तभी खुलता है, आपकी लर्निंग तभी बनती है क्योंकि प्रैक्टिकल वो नहीं है जो आप किताबों में पढ़ के ब्रेन प्रोसेसिंग इज इंपॉर्टेंट कि सोचने समझने की, दैट इज व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ एजुकेशन। हमारा कांसेप्ट है कि न्यूटन की थ्योरी अभी तक हम पढ़ रहे हैं, वो चीजें उनमें बहुत सी चीजें चेंज आ गई हैं और बहुत सारी चीजें अपडेट करने की शदीद जरूरत है। तो वो नहीं हम अपने बच्चों को देते कि जो नई चीजें आ गई, नए कॉन्सेप्ट आ गए, वो तभी आएंगी जो प्रैक्टिकल लर्निंग की तरफ करने की बात है सर। वो तो एक और बहुत बड़ी एक डिबेट हो जाएगी। लेकिन मुझे पता है वैसे एग्जामिनर्स की इतनी हिम्मत होती है पेपर चेक? मैं अर्ज करूँ कि जिस तरह मैंने कहा कि एग्जामिनेशन पेपर का पैटर्न अब तब्दील हो गया, तो अब लंबे लिखने की ज़रूरत नहीं। अच्छा ठीक है। देखिए 20% तो आपके सिर्फ टिक करने के है कि अच्छा, और 50% शॉर्ट आंसर, तो 70% तो आपने सवाबदीदी इख्तियार एग्जामिनर से ले लिया। चल वेरी गुड। 30% डिस्क्रिप्टिव है। एक तो ये चीज़ क्लियर। दूसरी वो बात बहुत अच्छी की थी, डॉक्टर साहब ने भी उस तरफ इशारा किया कि देखिए हम कहते हैं डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, भाई यूँ क्यों नहीं कहते कि इंसान डॉक्टर बन जाए? पहले इंसान बन जाए फिर बाकी चीज़ें बन जाएं। उसके लिए फिर नफ्सियाती एतबार से थोड़ा सा जो बहुत महदूद मुताला, उसमें ये कि कंप्यूटर में और इंसानी जहन में फ़र्क ये है कि कंप्यूटर में आपने जो फीड कर दिया वो आपको देगा, इसमें जो फीड कर दिया है उससे मज़ीद प्रोडक्टिविटी होती है। क्या बात है। वो चीज़ लाना बहुत ज़रूरी है, वो चाहे किसी सिस्टम से लाएं, वो एनालिटिकल अप्रोच, वो प्रोसेसिंग ज़रूरी है। बिल्कुल। अखलाकियात वाली बात जो की मैं अर्ज़ करूँ आप, पहली चीज़ तो ये वो इंसान वाली बात जो है ना, वो जो शेर बड़ा उम्दा है कि बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को बेमयसर नहीं इंसान होना। क्या बात है। एजुकेशन का मुख्तसर तरीन अगर हवाला या तारुफ हो तो आदमी को इंसान बनाने का अमल एजुकेशन है। क्या बात है। बिल्कुल। 1834 में लॉर्ड मैकॉले ने जो प्रीवी काउंसिल में रिपोर्ट दी थी, जो आज भी इंटरनेट पर मौजूद है, उसने यही बात कही थी जो याया साहब ने अभी फरमाई है। उसने कहा था कि बर्र सगीर में मैं घूम गया हूँ और उसकी रिपोर्ट में देता हूँ ये कह रहा हूँ
यहाँ अखलाकियात का मयार यह है कि कोई आदमी थानेदार के खौफ से चोरी से नहीं रुकता, पड़ोसी की नज़र में इज्जत के गिर जाने से रुकता है। ये है अखलाकियात। इस अखलाकियात को हमने ख़त्म किया है। रूल ऑफ लॉ ना सर, बिल्कुल। अब मैं ये अर्ज़ करूँ कि इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये कि इम्तहान शुरू हो रहा है, 28 मार्च से हुआ, सारे लोग वहाँ आ गए, आज भी हैं और आएँ, लेकिन काम शुरू होना चाहिए कमेंसमेंट ऑफ न्यू एकेडमिक सेशन से, कि वहाँ क्लास हो रही है या नहीं, कैमरा वहाँ हो। क्या बात है, यानी आप अपने एग्जामिनेशन को एजुकेशन का एक हिस्सा बना दो, उसको आइसोलेशन में ना देखें। Am I right? बिल्कुल सही है। तो ये एजुकेशन का एक पार्ट है, उसको आप उसको अलग से नहीं ट्रीट कर सकते। एंड आई गेस यहाँ पे वो जो पूरी हमारी हायरिंग और फायरिंग वाली बात है, जब तक आप ओनरशिप देंगे नहीं तो फिर आप अकाउंटेबिलिटी कैसे मार सकते, उससे हिसाब नहीं ले सकते। बिल्कुल सही है। तो वो उस दिन से एहतसाब शुरू होना चाहिए। और इन सब के लिए मैं बहुत ही आजिज़ाना ये अर्ज़ करूँगा कि जब तक आप एजुकेशन इमरजेंसी की तरफ नहीं आते, मैं एक जुमले में अर्ज़ करूँ कि वर्ड्स टू मी इट साउंड्स लाइक डैट कि क्या एजुकेशन इमरजेंसी होनी चाहिए। देखिए, जैसे हमने नेशनल एक्शन प्लान फॉर पाकिस्तान, ठीक है, या कोई और, ये जो सारी तवज्जो एक तरफ करके हम सारे जो ऑट्स हैं और ख़राबियाँ इविल्स हैं उनको एलिमिनेट कर रहे हैं, ऐसा एजुकेशन में हो तो ये यहाँ से पहली ईंट आप रखेंगे जो तासुरैया सीधी जाएगी। क्या बात इसमें है? मैं ये कहता हूँ कि पॉलिटिकल विल भी आ जाएगी। सर आपको ज़्यादा आना चाहिए मेरे शो में, आपके साथ बैठ के मेरी उर्दू बहुत अच्छी हो जाने वाली है, मुझे यकीन है इस बात का। नहीं, आपकी उर्दू, अंग्रेज़ी, अंदाज़, गुफ्तगू, तकल्लुम सब इतना अच्छा है, इतना शाइस्ता, इतना पुरतासीर है, मैं काबिल कदर, काबिल रश कहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो सर आपकी सॉरी मैंने बात काट दिया। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि देखिए, एजुकेशन इमरजेंसी का मतलब ये है कि आप उसमें सिर्फ सरकार को ना रखें। नहीं, देखिए, ये हमें याद रखना चाहिए कि 18th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में जो आ गई है, इसके बाद सिनारियो तब्दील हो गया है। इसके बाद अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सूबों के पास आ गई। पहले कंकरेंट लिस्ट पर थी एजुकेशन, अब इनकी जिम्मेदारी है। और यहाँ भी 25A आर्टिकल जो है, आर्टिकल 25A, वो ये कह रहा है कि 5 साल से 16 साल तक की उम्र के हर बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन फराहम करना है। हम अभी उस तरफ नहीं आ रहे हैं, उस तरफ आएंगे तो वो आएंगे सिर्फ एजुकेशन इमरजेंसी के तहत। उसमें आप NGOs को लाएं, इंटेलेक्चुअल्स को लाएं। इंशाल्लाह इस पे मैं आपके साथ ज़रूर एक शो करूंगी, ये मेरा वादा है आपको, मैं लाइव बोल रही हूँ इंशाल्लाह कि एजुकेशन, ये जो फ्री वाले एजुकेशन के हवाले से भी जो बात है, ऑल्सो एजुकेशन की मयार के हवाले से भी हम डेफिनेटली शो करेंगे। क्योंकि वक्त हुआ एक ब्रेक का, जल्दी से जाते हैं वापस आते हैं। आई लव द आइडिया दैट वी नीड राइट नाउ एन एक्शन प्लान फॉर एजुकेशन एज एन इमरजेंसी। स्टे ट्यून्ड, वी बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक वंस अगेन। चूँकि वक्त बहुत तेज़ी से चला गया और टाइम नहीं है, तो वेरी क्विकली विल टेक मैसेजेस। सर आपका क्या मैसेज होगा आज हमारे व्यूअर्स के लिए? मैं प्रोफेसर अनवर अहमद ज़ई साहब की बात को सेकंड करते हुए कि नेशनल एक्शन प्लान फॉर एजुकेशन इमरजेंसी के तौर पे लगाया जाए, बनाया जाए, और उसमें ऑन बोर्ड हर सेक्शन के लोगों, माशरे के हर तबके के लोगों, और उसका नाम ज़रबे इल्म रखा जाए। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जिस तरह हमारा नेशनल एक्शन प्लान कामयाबी की तरफ जा रहा है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर इमरजेंसी एजुकेशन इमरजेंसी ज़रबे इल्म, और उसमें हम सब ऑन बोर्ड हो, हम सब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मेरे सामने जो कैमरामैन खड़े हुए हैं, आप हैं, पीछे बिहाइंड द सीन्स, यस, सब जबरदस्त। अरफा क्या कहेंगे लास्ट मैसेज? मुझे बस यही कहना है कि हम ज़ाहिर अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, और अच्छे नंबर्स ऑब्वियसली उनको डिपेंड करता है किस प्रोफेशन में जाएंगे, मगर पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो ये कोशिश करें कि बच्चों को थोड़ा खुला छोड़ें, उनको फोर्स ना करें कि उन्हें नंबर लेने हैं। बच्चा जब एक दफ़ा अचीवमेंट करता है, हाई नंबर्स लेता है, वो खुद ही सक्सेसफुल होना शुरू होता है, वो खुद ही लर्न करने की तरफ जाता है। इस तरह से बैकडोर्स दिखाना, चीटिंग की तरफ राग़िब करना ना उनकी ज़हनी सलाहियत को भी ख़त्म करता है और उनकी एक अच्छा इंसान बनने की भी सलाहियत को ख़त्म करता है। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे की जो असल जिस तरफ वो जाना चाहता है उसको एक्सप्लोर करें, अपनी चीज़ उन पर फोर्स ना करें। एक्सीलेंट, ज़बरदस्त। अनवर साहब आप क्या कहेंगे? मैं सिर्फ एक शेर में अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। इरशाद। वो ये है कि, और उसमें सब चीज़ें आ जाती हैं, हर्फ की ताकत बेपाया है,
हर्फ के हैं इम्कान बहुत, हर्फ की ताकत बेपाया है, हर्फ के हैं इम्कान बहुत, हर्फ को जिंदा करना सीखो, फिर चाहे तकदीर लिखो। क्या बात है, ब्यूटीफुल, क्या एक्सीलेंट, आई लव इट, बहुत ही खूबसूरत शेर है, वेरी नाइस, मुझे भी समझ में आ गई, सच्ची बात है, प्रॉमिस। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज अगेन, हम यूजुअली लोग कहते हैं आप लोग शो तो कर लेते हैं, उसके बाद होता क्या है। मैं हमेशा पहले शुरू में सोचती थी कि हाँ हम यहाँ बैठते हैं, बातें तो कर लेते हैं, आगे होता क्या है। लेकिन थ्रू आउट दिस टाइम फ्रेम मैं ऐसे कई लोगों से रास्ते में मेरी मुलाकात हो जाती है, जब लोग मुझे रोक के एक बात ज़रूर बोलते हैं कि पता है क्योंकि आपने ये कहा था ना तो मैंने ये किया। और मुझे लगता है कि कोई एक शख्स भी, इतने तमाम सारे लोगों के बीच में कोई एक भी अगर इस तरह सोच ले मेरी बात, उनको थोड़ी भी समझ में आ जाती है, मुझे लगता है मेरा काम हो गया। यहाँ पे मीडिया में हाँ हमारी यही कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दें, पॉजिटिविटी दिखाएं, लोगों को ये समझाया जाए कि देखिए ये गलत है, गलत को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, गलत गलत ही रहेगा। आप कर रहे हैं तो फिर ये जान लें कि आप गलत करें, और यकीन जानें गलत का नतीजा भी फिर गलत ही होता है। ज़िंदगी में अगर आपको लगता है कि सिर्फ एक ही दफ़ा तो कर रहा हूँ, बस ये हो जाएगा और मेरा काम हो जाएगा, और भी तो इतनी सारी गलतियाँ हो रही हैं ज़िंदगी में, जितना आप इस चीज़ के अंदर जाएंगे दलदल की तरह आपको धंसे चले जाएंगे, आप इससे बच नहीं पाएंगे। तो जितना एट द एंड ऑफ द डे हर इंसान को अपनी एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करनी है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है। माँ बाप की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। आपने बच्चा तो पैदा कर दिया है, अब पैसा बच्चा पैदा करनी है, उसको एक अच्छा इंसान बनाना आपकी जिम्मेदारी है। कहते हैं ना पैदा करने वाले से पालने वाला बड़ा होता है, तो जी हाँ अब ये पालने का टाइम है, तो अपने बच्चों को पालें, उनको सही और गलत का फैसला, सही और गलत का डिफरेंस बताएं ताकि वो अपने लिए फ़ैसला कर सके। इसी नोट के साथ कि अल्लाह ताला बिल्कुल ये एक जो हम एजुकेशन, इमरजेंसी एजुकेशन प्लान एक बनाकर और उसको नाफिज करने की जो बात करें, वो कोई सुन ले हमारी बात और ये हो जाए, क्योंकि येस दिस सिस्टम नीड्स टू बी ओवरहॉल, दिस सिस्टम नीड्स टू बी रिवैम्प्ड। हम इसी उम्मीद पे कि इंशाल्लाह हर आने वाला साल इस गुजरे हुए साल से ज़्यादा बेहतर हो और हम अपना जो टारगेट है वो अचीव कर लें। सायरा कबीर हमारे मेहमान और हमारी टीम को अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।